और जी, आप कुछ कहने लगे थे शायद। मैं सिर्फ यही कह रहा था कि देखिए, ये तो हम सब लोगों की एक अलग सी ट्रेजेडी है या त्रासदी है कि लगता था कि व्यवस्था, सत्ता बदलेगी तो व्यवस्था भी बदलेगी, क्योंकि हमें सत्ता से ज्यादा तो व्यवस्था से हमारा दो चार होते हैं। अब प्रधानमंत्री कौन है, ना प्रधानमंत्री के मिलने से हमारा कोई लेना देना है। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच एंड टू अर्ली। एक ये भी बात है। तो और ये भी बात सच है कि एक ये भी रियलिटी है कि इस देश को जिन हालातों में ये देश सत्ता परिवर्तन जिसे हम मान रहे हैं कि राष्ट्रवादी सरकार आई है, उसके सामने इंटरनल चैलेंज इतने हैं कि आप छोड़ दीजिए जो एक एक जिहादियों का पूरा, उनकी पूरी पॉपुलेशन को छोड़ दीजिए और कई सारे इलीगल पॉपुलेशन को छोड़ दीजिए, तो जो हमारे अपने भी सनातनी लोग हैं वो भी अपने किसी निजी स्वार्थों के चलते इन सब चीजों के हैं। आखिर देखें कि इस देश की ब्यूरोक्रेसी के अंदर तो ज्यादातर हिंदू ही बैठे हैं ना। तो अब उनके क्या अपने मिसडीड्स हैं या स्वार्थ हैं जिसकी वजह से वो राष्ट्र को दांव पे लगा रहे हैं। तो मुझे कभी-कभी लगता है कि ये जो काम आप कर रहे हैं नीरज भाई, ये तो आने वाली जनरेशनों के लिए है। इसमें हम में से कोई भी, मैं समझता नहीं हूँ कि वो जो कुछ यूट्यूबर हैं प्रोफेशनल, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो लोग सब कुछ एक अच्छा अपना करियर या अपना जीवन छोड़ करके इसको एक मिशन की तरह कर रहे हैं और दे आर एन्जॉयिंग, और वो मैंने देखा कि वो कभी किसी से कहते नहीं कि साहब देखिए हमने ये किया। तो ये तो हम लोगों का, हम ये मानते हैं कि हो सकता है बहुत सारी चीजें हमारे सामने न हो पाए। जैसे कभी-कभी मैं अपने भाषण में बोलता भी हूँ कि भाई 370 हमारे सामने नहीं लगी थी, लेकिन हमारे सामने हटी। तो हमने हटते हुए देखा, तो हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है कि हम जो कर रहे हों, वो बहुत कुछ उसके रिजल्ट हमारे सामने ना आए, लेकिन एक समय आएगा कि अगली जनरेशन होगी, तो तब उसको लगेगा कि अच्छा ये किसके सामने हुआ। तो ये भी हम लोगों को अपने मन से निकाल देना चाहिए। मैं तो बहुत ज्यादा इस पे क्लियर हो चुका हूँ कि हम अपना काम कितनी ईमानदारी, कितने कमिटमेंट के साथ कर लें और इस तरीके के हालात छोड़ के जाएं कि नेक्स्ट जनरेशन जब आए तो वो कम से कम ये न कहे कि हमारे बुजुर्गों ने किस लालच में ये हमको सही बात नहीं बताई। कम से कम हम सही बात बता के जाएं। और जैसे हम सब लोग हैं, हो सकता है अगली जनरेशन में 10-20 लोग निकलेंगे और 100-50 लोग निकलेंगे, जो नींव आपने रखी है, जो देश भर में RSN सिंह, GD बख्शी सब लोग कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा तादाद में हो और उसके बाद शायद स्थितियां ऐसी हो कि अब देश का एक नैरेटिव सियासी बदला है। तो हो सकता है कि आने वाली सरकारों के अंदर ये दबाव बने कि भाई बगैर इसके काम नहीं चलेगा। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि आप आज, आपको बहुत सारे मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ लोगों के, उसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या देश के सारे बदलाव के लिए हमें कोर्ट की ही मदद चाहिए? क्या जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन्हें कोर्ट जा करके मदद मिलती है, और जो गद्दार लोग हैं जिन्होंने सब कुछ किया है इस देश के अंदर, वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो अपना एजेंडा लागू कर देते हैं और लागू करके वो ऐसा कर देते हैं कि आपको उसे ठीक करने में सालों लग जाते हैं। फिर आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। तो ये भी लोग हमसे जानना चाहते हैं कि आप लोग बता रहे हैं सब बात ठीक है, वो कन्विंस भी हैं, आपको आपको पसंद भी करते हैं, आपके बारे में अच्छी बात भी कहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें बताइए हम क्या कर सकते हैं। इस पे मैं चाहता हूं कि आप कुछ कहें कि क्या उनको, नेक्स्ट जनरेशन को क्या करना चाहिए, ये जो बैटन हम लोगों ने है उसको कैसे उनको पास ऑन करें। और क्योंकि हम ये भी मान के चले कि देखिए हम लोग तो सत्तू और चने वाली जनरेशन में से आते हैं। ये जनरेशन के पास उतना ही समय है जितना मैगी के पास समय होता है, जितना मोमोज खाने का समय होता है। उसने शॉर्ट पीरियड में वो चाहता है कि हमको कट 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 बताए, क्योंकि बहुत लंबा उसके पास ना समय है और ना ही उसका दिमाग है और ना ही वो ठहराव है। तो क्या करें ये बच्चे जो सच में जो कन्विंस भी हैं, बहुत अच्छे बच्चे बहुत सारे कन्विंस हैं, इंग्लिश स्कूल के बच्चे कन्विंस हैं। एक दिल्ली में के पास यहाँ नोएडा में अशोका यूनिवर्सिटी है, वहां मैंने देखा कुछ बच्चे हैं और जो आप सबकी स्पीचेस सुन के मुझे बोला, उन लोगों ने, मुझे फोन आए उन बच्चों के कि जब हम ये बात बोलते हैं तो वो हमें इस तरीके से टीचर कॉर्नर कर देते हैं और सारे के सारे लेफ्टिस्ट हैं उसमें और वो सब विदेशों से आए हुए लोग हैं और वहां उनकी तनख्वाह भी 1-1 करोड़ है। वो कोई अशोक यूनिवर्सिटी करके, अशोका यूनिवर्सिटी है कोई। और उसके बाद में फिर हमको दिक्कत ये होता है कि हम अपने चॉइस का सब्जेक्ट लेकर के उसमें कुछ करना चाहते हैं तो वो नहीं मिलता है फिर हमें। फिर वो लोग हमको एक तरीके से पिन पॉइंट कर लेते हैं और फिर पूरा कैरियर दाव पे लगता है, तो इतनी महंगी फीस देने, तो ये भी एक बड़ा संकट है उनके सामने कि वो
कैरियर भी बनाएं, उनको अपने 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 जीवन को भी स्थापित करना है और फिर ये सब भी करना है। तो हो सकता है कि हमारी जनरेशन में लोग को उस रूट्स का वजह है कि जिसकी वजह से हम सब लोग अपना अपना कैरियर छोड़ के आए हैं। तो और हम किसी से शिकायत भी नहीं करते, ना ही किसी से हम ज्यादा उम्मीद करते। हम ये कह रहे हैं कि ये जो आज जो संचार क्रांति हुई है, इसके माध्यम से लोगों को हम बता दें और फिर लोगों को एक सोचने का मौका दें। तो क्या कुछ और किया जा सकता है अगली जनरेशन के लिए? क्या आपका मैसेज है? जी। सबसे पहले तो जो आपने बात बोली कि अब हो क्या रहा है कि हर जनरेशन के साथ, बल्कि जनरेशन कहना भी गलत है, अब तो हर 4-5 वर्ष में जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जा रहा है। और कोई भी समाज जो इंटेलेक्चुअल बच्चे नहीं आगे लेके आएगा, वो समाज नष्ट हो जाएगा। और इसमें भी ये जितनी हमारी देश विरोधी ताकतें हैं, वो इसमें पूरा काम कर रही हैं। इसमें भी कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो डेलिबरेटली बच्चों को इस तरह के ऑप्शंस देती हैं ताकि उनका जो अटेंशन स्पैन है कम हो। और जिस बच्चे का अटेंशन स्पैन कम रहेगा, वो एक जिसे बोलते हैं रन ऑफ द मिल बन के तो रह जाएगा कि वो समाज में तो जी तो रहा है, लेकिन वो कभी भी परिवर्तन नहीं ला सकता। परिवर्तन वही कुछ लोग लेके आएंगे जो आम लोगों से हटकर, जिनकी एक अपनी एक मेधा, एक प्रतिभा है, जो पढ़ सकते हैं, जो फोकस कर सकते हैं चीज, किसी भी एक चीज पे। अब देखिए ना कि किसी को आईआईटी अगर क्रैक करना है, का एंट्रेंस करना है या नीट क्रैक करके एम्स में जाना है, तो बच्चे वही वाले होंगे जो अपनी पूरी एनर्जी को फोकस करके पढ़ते हैं और अटेंशन स्पैन के साथ पढ़ते हैं। तो पहला तो मैं बच्चों को सदा ही ये बोलता हूँ कि अपनी जो अटेंशन स्पैन है उसको इंक्रीज करो और एक मिशन समझ के पढ़ो कि जो तुम काम कर रहे हो, वो तुम एनाटॉमी पढ़ रहे हो, आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो या हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसमें आपको बिल्कुल एकाकार होके पढ़ोगे, उसको इंटरनलाइज करोगे सब्जेक्ट को, तभी तुम्हारी कोई बात सुनने वाला है, अन्यथा वो नहीं सुनेंगे। और स्पेशली जब हम क्योंकि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में तो हमेशा प्राइमरी सोर्सेज पे जाओ। अगर आप अपनी बात में, जैसे आपने बताया कि वो हमको इस तरह से छटका देते हैं, अब तो मैं ये देखना शुरू कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो उन्होंने बोला कि पेरेंट्स ने मुझे बताया कि उन्होंने आपके वीडियोस देखे थे, 9वीं क्लास के बच्चे थे वो, उन्होंने अपने छात्रों से, अपने टीचर से बात की, आप ये हमें बता रहे हैं, ये तो आप गलत बता रहे हैं, जबकि वास्तविकता तो ये है। तो टीचर हक्का बक्का रह गया और उसके पास जवाब देने के लिए नहीं था वहां पर कोई। तो एक तो उन्हें तथ्य चाहिए। अगर आप तथ्यों पे सशक्त हैं, आपके अंदर मेधा है, तो कोई आपको नहीं हरा सकता, कोई आपको भटका नहीं सकता। अब इन्होंने भी क्या किया, जो मैं आपसे भी शेयर कर रहा था, जेएनयू वालों ने हमें 200 पेजेस का जवाब दिया। तब तक मैं किताब लगभग लिख चुका था। फिर मुझे अब इनका जो जवाब था उसको रिबट करना था, उनकी सच्चाई बतानी थी। तो फिर जो लास्ट वाले इसमें 40-50 पेज देखेंगे आप, वो उसके रिबटल के हैं। मैं आपके साथ उसका एक आधा कोई उदाहरण शेयर करता हूँ, तो उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह से चालबाजी की जाती है। जी जी जी। 1 मिनट दीजिए, मैं निकाल लेता हूँ। प्लीज 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 प्लीज। नीरज जी, आपका कोई ट्रस्ट भी है ना? जी, मुझे मिल नहीं रहा उसकी। नेशनल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। जी, ये मुझे मिल गया। इसमें मैं आपके साथ एक उदाहरण शेयर करता हूं इसका। इन्होंने किस तरह से बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म किया, उसका एक उदाहरण देता हूं। पहले 6ठी क्लास के बच्चे को जब ऋग्वेद के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें इन्होंने कहा कुछ लड़ाइयां, कि जो ऋग्वेद का समय था, उस समय जो लोग थे वो लड़ाइयां करते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। अब मेरे जैसा एक व्यक्ति, जब मैं स्टूडेंट था, स्कूल टाइम में था, तो मुझे बताया जाता था कि हमारी तो सभ्यता बहुत महान थी, हमारे पूर्वज इतने अच्छे थे। जब मैं स्कूल में इस तरह की चीज पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि ये तो बिल्कुल कबीलाई पूर्वज थे। ऋग्वेद में अगर ऐसी चीजें मारने काटने की और
बंदी बनाने की, तो मैं उससे घृणा करूंगा। तो वही काम, अच्छा फिर इसी को, ये मैंने आपको जो बताया पेज नंबर 46 पे था, पेज नंबर 60 पे आ जाइए, वहां पर क्या करते हैं, वहां पे खेती का टॉपिक चल रहा है, उसमें एक लाइन आ गई, इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था, ये काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। तो इसे आप जोड़ लीजिए कि लड़ाइयां हो रही हैं पानी के लिए, जमीन के लिए और गुलाम बनाने के लिए, और फिर उन्हीं गुलामों को वहां पर यूज किया जा रहा है। तो बच्चे के मन में एक बहुत ही हीन भावना आ जाएगी अपनी परंपराओं को लेकर। तो मैंने फिर इसको जब रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो उसमें मैंने पाया फिर से, वो जो मेगास्थनीज वाली किताब है उसने बड़े स्पष्ट बताया था कि हिंदुस्तान में कभी कहीं कोई भी किसी को गुलाम नहीं रखता। और उसने स्पेशली बोला कि जब लड़ाई होती भी है तो जो क्षत्रिय हैं वो आपस में लड़ रहे होंगे, आप उन्हें देख सकते हो, लेकिन उसी के आसपास जो किसान हैं वो अपनी किसानी में लगे हो, क्योंकि उनको कभी कोई तंग नहीं करेगा। तो मैंने अब पिटिशन में इशू उठाया था, कोर्ट में भी डाला था और वही एनसीईआरटी को भेजा। तो इसमें इन्होंने क्या किया, मैं उस पर आता हूं अब आपके साथ। इन्होंने बोला कि हमने ऋग्वेद का, मैंने इनसे कहा था कि मुझे ऋग्वेद की वो सारी ऋचाएं बता दो जो ये बोलती हैं कि जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी वो पानी के लिए लड़ी जा रही थी या लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। तो इन्होंने क्या कहा कि हमने यहाँ पर ऋग्वेद का एक श्लोक दे रहे हैं, सॉरी मंत्र दे रहे हैं, वो इन्होंने कहाँ से उठाया, एक अंग्रेजों के टाइम का एक इतिहासकार था ग्रिफिथ नाम का, जिसने कभी भी ट्रेडिशनल संस्कृत नहीं पढ़ी थी, जिसने ना अष्टाध्यायी पढ़ी ना निघंटू पढ़ा, उसने ट्रांसलेट किया है। और ट्रांसलेशन जो है वो 2 सेंटेंस है, अगर कहीं तो मैं पढ़ देता हूं उन्हें। जी जी जी। टू हिम द लॉर्ड ऑफ ऑल, द लॉर्ड ऑफ वेल्थ ऑफ लाइट, हिम हु इज लॉर्ड ऑफ एवर, लॉर्ड ऑफ मैन एंड टिल्थ, him who is lord of horses, lord of kine, of floods, to Indra, to the holy brings sweet som juice। अब ये इन्होंने मुझे एविडेंस दिया कि गुलामी की प्रथा चलती थी। आप मुझे बताइए कि आपने यहाँ पर कहीं पर स्लेव या सर्वेंट शब्द भी सुना है? कहीं नहीं मिलता। अब उसके बाद आगे उसमें क्या लिख के दे रहे हैं कि यहाँ पर द टर्म ट्रांसलेटेड फॉर लॉर्ड इज द एपिथेट जीत, मीनिंग कॉन्करर। 10 नरजीत जो शब्द है, उर्वरजीत जो शब्द है, ये क्या इंडिकेट, वो क्या कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स एक्वायरिंग रिसोर्सेज थ्रू बैटल और वॉरफेयर इज इंडिकेटेड बाय दिस वर्स। अब इंडिकेट कर रहे हैं कि डायरेक्टली कहीं कुछ नहीं मिल रहा। और दूसरी चीज देखिए कि जीतने का अर्थ क्या होता है, हमारी सहज बुद्धि क्या कहती है कि मैं लड़ रहा हूं तो एक जीतेगा और एक हारेगा। उसका अर्थ ये तो नहीं है कि अगर पुष्पेंद्र ने नीरज अत्री को हरा दिया तो इसका अर्थ ये थोड़े उसने गुलाम बना लिया उसे। लेकिन इन्होंने उसको इस तरह से ट्रांसलेट कर दिया कि जीतने का मतलब ये हो कि गुलाम बना के ले आए। अब अगर मैं जो आपकी बात को आगे इसलिए बढ़ा रहा हूं कि अगर मैं इनके आंसर से सेटिस्फाई हो जाता कि देखो जी जेएनयू के टॉप हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने मुझे आंसर दिया है, वो तो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन जब आप प्राइमरी सोर्स में जाते हैं तब आपको पता लगता है कि आपके साथ किस तरह का छल कपट कर रहे थे। फिर मैंने उसको आगे पढ़ना शुरू किया, तो फिर आगे इन्होंने एक और मंत्र दे दिया, उसमें भी फिर आपको कहीं कोई शब्द ना स्लेवरी मिलता है, ना गुलाम बनाना है, ना सर्वेंट बनाना है। इन्होंने बोल दिया कि हमने इस कारण इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया है। और फिर उनसे ये पूछा गया था कि हाँ, एक शब्द इन्होंने और उसमें डाल रखा था कि जिन्हें जब ये लूट के लाते थे तो जो धन लूट के लाते थे वो ब्राह्मणों में और आपस में बांट लिया जाता था, क्योंकि ब्राह्मणों को भी इन्होंने नेगेटिव दिखाना था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हमने तो कभी सुना ही नहीं ऐसा कि ब्राह्मण ऐसे होते थे। तो उसके लिए भी मैंने एविडेंस मांगा था, तो उसके लिए इन्होंने फिर उसी ग्रिफिथ का एक और श्लोक कोट कर दिया। वो भी वैसे मैं उसकी लाइनें नहीं पढ़ता, लेकिन मैं इनका आपको एक सेंटेंस पढ़ के बता देता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं, इन ऋग्वेद अग्नि इज फ्रीक्वेंटली कंपेयर्ड टू प्रीस्ट while Indra is compared to warrior. These analogies provide the basis for inference about the practices prevalent at that time. अब आप कल्पना करके देखें
कि जिस समय की बात कर रहे हैं, मेगास्थनीज ने स्पष्ट लिख दिया कोई गुलामी नहीं है, लेकिन ये अंग्रेजों का ट्रांसलेट किया हुआ एक ऐसा श्लोक, एक मंत्र कोट कर रहे हैं जिस मंत्र में भी वो शब्द नहीं है, ना कहीं पे वहां पर ब्राह्मण ब्राह्मण और इंद्र को बना दिया राजा। और ये एनालॉजीज हैं, ये इनको प्रूव कर रही है कि वो गुलाम बनाते थे और धन लूट के आपस में बांट लेते थे, जबकि धन शब्द भी वहां पे नहीं आ रहा। तो जब तक हम इतने ज्यादा रिगरस नहीं होंगे कि इनकी एक एक बात को प्राइमरी सोर्सेज से काटते जाएं, तब हम ये लड़ाई इनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल बैटलफील्ड है। आज तक उनके हाथ में सारा कब्जा रहा। अब सोशल मीडिया ने हमें एक माध्यम दिया है इनके इस झूठ को पर्दाफाश करने का, लेकिन सोशल मीडिया जस्ट एक टूल है। जब तक आपके पास वो पूरी नॉलेज नहीं है, आपके पास वो इंटेलेक्ट नहीं है, आप इनकी चमड़ी नहीं उधेड़ सकते।